हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम टेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो टेंस टॉपिक में अभी तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक डिस्कशन हो चुका था। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस पे होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको जरूर इतना पता होना चाहिए कि हम इसको यूज कैसे करते हैं और यूज कब करते हैं। तो जब हम इसके अंदर ऐसे कोई भी दो पर्टिकुलर एक्शंस को रिलेट करेंगे आपस में, जिसमें हमें ये दिखाना पड़े कि जो एक एक्शन है वो दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, तो हम जो पहले वाला एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। सिंपल चीज समझिए, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं नरेट कर देता हूं। वेन एवर द प्रीसीडिंग एक्शन वॉज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन। तो दो एक्शन है, एक प्रीसीडिंग एक्शन है, एक सक्सीडिंग एक्शन है। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब है जो एक्शन पहले शुरुआत हुई है जिस भी एक्शन की, और सक्सीडिंग एक्शन का मतलब है कि उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद एक और एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रीसीडिंग एक्शन होगा, जो पहले शुरुआत हुई है जिसकी, और वो खत्म भी हो गया, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आई हैड गोन टू दिल्ली लास्ट वीक। हेयर लास्ट वीक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद बिफोर कंजंक्शन यूज हुआ है, और इसके बाद एक और क्लोज लिखी गई है, माई फादर केम। यहाँ पे केम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे मुझे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको, इसका मीनिंग ये है, आई हैड गोन टू द दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। उसके फादर से आने से पहले वो जो है, ही वेंट टू द, और ही हैड गोन टू द दिल्ली लास्ट वीक। वो पर्टिकुलर आदमी जो है लास्ट वीक ही दिल्ली चला गया था उसके फादर से आने से पहले। तो ये जो इंसिडेंट था उसका दिल्ली जाना, ये इंसिडेंट और ये एक्शन जो है पहले हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्शन से, उसके फादर से आने से पहले से। तो हमने क्या किया है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई हैड गोन टू दिल्ली लास्ट वीक, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इसके पीछे रीजन पता है आपको क्या है? रीजन ये है क्योंकि इसके बाद कोई प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है, दो एक्शंस के बीच में इंटररिलेशन नहीं हो रहा, और हम ये नहीं दिखा रहे कि जो प्रीसीडिंग एक्शन था सक्सीडिंग एक्शन से पहले हुआ है। तो ये जो है ये लिखना गलत होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैड को ड्रॉप करोगे, आई वेंट लिखोगे, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, तब ये ठीक हो जाएगा। और ये टाइमलाइन आपको समझनी जरूरी है, इस टाइमलाइन को समझो। ये क्या है अभी? प्रेजेंट, करंट जो हैपनिंग हो रही है। प्रेजेंट से आगे जाओगे तो फ्यूचर की तरफ जाओगे, प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो पास्ट की तरफ जाओगे। सपोज आप प्रेजेंट से पीछे जाते हो यहां तक, आप यहां तक गए, और यहां तक क्या होगा आपका? पास्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज पास्ट। लेकिन आप इस पास्ट से भी जब पीछे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम लाइन, ये क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट। अगर हम जब भी प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इतना सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट जाएंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस याद करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और तभी यूज करोगे जब दो एक्शंस के बीच में आपको ये दिखाना है कि प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सक्सीडिंग एक्शन आया है। दोनों के बीच में जब आपको इंटरलेशन दिखाना है तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। बट देर आर अदर कंडीशंस आल्सो वेयर यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि आपको सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एक्शन के बीच में सक्सीडिंग एक्शन का कंप्लीशन पहले दिखाना है। उसके अलावा भी ढेर सारी कंडीशंस हैं जहां पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हो। कौन कौन सी वो कंडीशन है, चलिए उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, एक प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, ही थैंक्ड मी फॉर वट आई डैश फॉर हिम। उसने धन्यवाद किया जो भी मैंने उस पर्टिकुलर इंसान के लिए किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थैंक्ड मी फॉर वट आई डैश फॉर हिम। यहाँ पे डैश है, इसमें आपको डू की फॉर्म जो है फिल करनी है। अब डू की फॉर्म कौन सी फिल करोगे? या तो आप सिंपल डू फिल कर सकते हो, ही थैंक्ड मी फॉर वट आई डू फॉर हिम, या फिर डिड यूज करोगे, वट आई डिड फॉर हिम। दो ही इसके अंदर ऑप्शन है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो क्लोज है इसके अंदर आपने जो टेंस यूज किया है वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या असल में? क्या ये कंडीशन है? क्या ये रिजल्ट है? जनरली तो ये रिजल्ट है एक तरह से, और ये क्या होगी? कंडीशन।
कंडीशन कब लगती है? पहले। और रिजल्ट कब आता है? बाद में। तो अगर ये कंडीशन है, ये पहले लगी है और फिर बाद में रिजल्ट आया है, क्या उसने मेरा धन्यवाद किया। तो ये अगर रिजल्ट है और जो बाद में आया, अगर हम किसी टाइमलाइन के बारे में बात करें, सपोज दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट में एक कंडीशन थी, सपोज यहाँ पे क्या आ गया? रिजल्ट आ गया किसी भी चीज का कि उसने मेरा धन्यवाद किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे उसने उसकी हेल्प की थी पास्ट में जाके। जब उसकी हेल्प जो है पास्ट ऑफ पास्ट में हो रही है किसी पर्टिकुलर पास्ट इवेंट से, अगर यहाँ पे उसने हेल्प की थी और उसका रिजल्ट यहाँ पे आया है, तो आपको ये वाला जो इंसिडेंट है आपको पास्ट ऑफ पास्ट में लिखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आई ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर हिम, सॉरी आई हैड डन फॉर हिम, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कौन सा टेंस है? पास्ट, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो आई हैड डन फॉर हिम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। ध्यान से देखो, व्हेन क्या है? कंजंक्शन ऑफ अ टाइम। उसके बाद एक क्लोज लिखी है, आई रीच द स्टेशन। आई सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड क्या हो गया? रीच इज अ वर्ब, और उसके बाद द स्टेशन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझिए, उसके बाद एक और क्लोज लिखी है, ये मेन क्लोज है। इस मेन क्लोज के अंदर द ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपके सामने, और उसके अंदर एक वर्ब फिल करनी है, लीव। अब ये जो लीव वर्ब फिल करोगे आप, ये लीव की कौन सी फॉर्म आएगी? इंडेफिनेट फॉर्म लिखोगे, पास्ट इंडेफिनेट लिखोगे, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे? क्या लिखोगे? अगर आप में थोड़ा सा भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर इसके अंदर यूज करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। जब आप उस स्टेशन पे पहुंचे, ये एक्शन कब हुआ? अगर टाइमलाइन पे ट्रेस करोगे, सपोज दिस इज अ टाइमलाइन, ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या हो गया? पास्ट। ये क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। आपका जो एक्शन था रीच द स्टेशन, ओके, और उसके बाद द ट्रेन डैश लीव, तो मुझे ये बताइए, आपका स्टेशन पहुंचना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखोगे या पास्ट ऑफ पास्ट लिखोगे? आपका स्टेशन पहुंचना जो एक्शन है वो बाद में हुआ है, लेकिन पहले एक्शन कौन सा हुआ था? जो ट्रेन वहां से क्या हो चुकी थी? लीव कर चुकी थी स्टेशन। आप जो है स्टेशन जब पहुंचे, ट्रेन वहां से ऑलरेडी जा चुकी थी। तो इस केस के अंदर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आपको दिख ही रहा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब दिस इज द पॉइंट, व्हेन आई रीच। और व्हेन क्या होता है? कंजंक्शन ऑफ अ टाइम। कंजंक्शन ऑफ अ टाइम, और टाइम आपको दे दिया है कि जब आप उस टाइम स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन क्या हो गई थी? ऑलरेडी वहां से निकल चुकी थी। तो आपको पास्ट ऑफ पास्ट में लेके जा रहा है। जब आपको पास्ट ऑफ पास्ट में लेके जा रहा है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। तो आप क्या लिखोगे? लीव की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और उसके साथ आप हैड का यूज करोगे। ठीक है, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कई बार हम जो है प्रिसीडिंग एक्शन इम्प्लाइड होता है, मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर प्रीसीडिंग एक्शन जो है ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड का मतलब है उसको हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ता। और वो कैसे केसेस होते हैं? जब आपको सेंटेंस के अंदर एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, एट, बिफोर एंड आफ्टर, अगर इस तरह के एडवर्ब एंड कंजंक्शन आपको जब भी मिलते हैं, तो उन सभी सेंटेंसेस के अंदर प्रीसीडिंग एक्शंस जो होते हैं वो इंप्लाइड होते हैं, एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन नहीं करना पड़ता। जैसे उस केस में हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब उस केस में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आई रीच, बेसिकली द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कब यूज करते हो? जब आपके पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर रिसेंटली, जस्ट, एवर, जैसे आप लिखोगे द ट्रेन हैड लेफ्ट रिसेंटली, तो इसमें पता चलेगा कि रिसेंटली मतलब अभी, उससे पहले कोई एक्शन हो रहा था, और वो एक्शन हम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फॉलो अप एक्शन है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो एक्शन हुआ उसको लिख दे देंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिख सकते हो। ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर। तो इस तरह के एडवर्ब और कंजंक्शन जब भी आप यूज करते हो, तो उस केस के अंदर जो प्रीसीडिंग एक्शन होता है वो इंप्लाइड होता है। ओके, एंड इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, हैड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपने जो है ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया। आपसे कोई पूछने आया कि आप नाश्ता करोगे, पास्ट की बात है, आपसे कोई पूछने आया कि आप नाश्ता करोगे, तो आपने जवाब दिया
आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। जिस भी पॉइंट पे आप मुझसे पूछ रहे हो इससे पहले ही मैं खाना खा चुका हूँ। ओके तो उस केस के अंदर आप पास्ट परफेक्ट लिखोगे। आई हैड फिनिश द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले ही आई हैड फिनिश द बुक। टाइमलाइन पे अगर मैं दिखाऊं उसको कि उसका आना पास्ट में एक पॉइंट था, लेकिन आपने जो बुक कंप्लीट की वो पास्ट ऑफ पास्ट थी, उसके आने से पहले ही आपने क्या किया, उस बुक को कंप्लीट कर दिया। तो जब भी आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में जाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करोगे। थर्ड केस में देखिए, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज। ध्यान से देखो, उसने क्या किया, बुक को फिनिश किया। कब फिनिश किया, पहले वो कॉलेज से आया और फिर उसने बुक को फिनिश किया। तो उसका कॉलेज से आना, पहला एक्शन कौन सा हुआ, उसका कॉलेज से आना इज द सेकंड एक्शन, सॉरी वो पहले वाला एक्शन था, पहले वो कॉलेज से आया और उसके बाद उसने बुक फिनिश की। तो ये जो बुक फिनिश करना है ये रिजल्ट है, बुक फिनिश करना क्या है, रिजल्ट है। और ये क्या है, कंडीशन, आई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, वो कॉलेज से आया। तो अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन पहले लगी होगी तभी तो रिजल्ट आएगा। जब ये कंडीशन पहले लगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। ओके तो बिफोर और आफ्टर में आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि पहले इस केस के अंदर आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉलेज, ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इस केस के अंदर ये एक्शन पहले हुआ है, आई हैड फिनिश द बुक बिफोर ही केम, किसी के आने से पहले आपने जो बुक फिनिश कर दी, ये एक्शन पहले हुआ है, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम जो है टाइम एक्सप्रेशन के साथ जब भी यूज करते हैं तो तब भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। मतलब कोई भी टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर कभी भी हम टाइम एक्सप्रेशन लिख दे, जैसे सिंस कंजंक्शन के बाद कोई टाइम लिख दे, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर कंजंक्शन के बाद कोई ड्यूरेशन लिख दे, हाउ लॉन्ग के साथ कोई ड्यूरेशन लिख दे, होल के साथ कोई ड्यूरेशन लिख दे, ऑल के साथ लिखे, थ्रू आउट के साथ लिखे, ऑल अलोंग के साथ लिखे। जैसे कुछ एग्जाम्पल से देखो, शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, फॉर क्या है, प्रपोजिशन, और उसके बाद एक ड्यूरेशन लिख दी, 2 साल से क्या करते हो उसको वो जानती है। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, तो ये फॉर 2 years ये पूरा क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया पूरा, इट्स अ टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेशन होगा। और जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज करोगे पास्ट परफेक्ट लिखोगे। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता, शी न्यू हिम, ये बिल्कुल ठीक है, शी न्यू हिम ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सपोज मैं इसमें ऐड कर देता हूं फॉर 2 years। जैसे ही मैंने ये टाइम एक्सप्रेशन लिखा फॉर 2 years, तो आपको जो है ये न्यू को तो किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। सो हैड नोन लिखना पड़ेगा, शी हैड नोन हिम फॉर पास्ट 2 years। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा फॉर 5 years। तो ये सिंपल वही चीज है, अगर सपोज कीजिए ही ओन्ड दिस प्लाजा यहाँ तक लिखा होता तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने टाइम एक्सप्रेशन इसके साथ जोड़ा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इसको यूज करोगे। हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी ठीक होता अगर यहाँ तक होता तो। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है जल्दी समझ में आ रही है। आगे चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी कुछ ऐसी वर्ब्स के साथ हम जो यूज करते हैं, सपोज कौन सी वर्ब्स है, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड। अगर इन वर्ब्स के साथ अगर हम इनको यूज करते हैं किसी भी ऐसे एक्शन को जो पास्ट में नहीं हुआ है, जो फुलफिल नहीं हो सका, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। जैसे पहला केस देखिए, आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर बट कुड नॉट हेल्प। आप अपने भाई की हेल्प करना चाहते थे, राइट। आई वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, आप चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। तो अगर आपको ये मीनिंग देना है कि कोई ऐसा एक्शन जो जो एक्शन हो नहीं पाया, उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखोगे। आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या होगा, बट कुड नॉट हेल्प। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, और इंप्लाइड मीनिंग क्या है, बट डिड नॉट पास। माई सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, बट इंप्लाइड मीनिंग क्या है, आप पैसा नहीं भेज पाए। नेक्स्ट इज विशाल हैड इंटेंटेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस, लेकिन इंप्लाइड मीनिंग क्या है, आप जो है सॉरी विशाल जो है वो बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो कहने की बात है कि वांटेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन और इंटेंड, अगर ये वर्ब आपको मिलती है किसी सेंटेंस के अंदर और उस सेंटेंस में कोई एक्शन है, वो एक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है,
कुड नॉट टेक प्लेस इन द पास्ट, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखोगे। तो ये कहना चाह रहा है ये आपको 4-5 वर्ब जो है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसा कोई एक्शन फ्यूचर का जो कि इंडेफिनिट है, और पता कैसे लगेगा कि फ्यूचर की बात हो रही है? इसमें एक एडवर्ब मिलेगी आपको, सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, मंथ, वीक। तो ये क्या है? फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। दे विल कम हियर शॉर्टली, शॉर्टली एडवर्ब है। अगर सपोज यहाँ पे आपको विल नहीं दिया जाता, सपोज विल कम यहाँ पे नहीं होता और आपको बोला जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको ब्रैकेट में दिया जाता है कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? कम यूज करना है। तो आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे? दे विल कम हियर शॉर्टली, क्योंकि शॉर्टली क्या है? रेफरेंस है फ्यूचर का। जब वो फ्यूचर का रेफरेंस है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? फ्यूचर का, नेक्स्ट मंथ। जब नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है तो आपको रेफरेंस भी फ्यूचर का लेना पड़ेगा, तो विल के साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे, टेक। इसके साथ ही जो प्रेजेंटली एडवर्ब है, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है इसका सून, एक मतलब होता है इसका एट प्रेजेंट। सून और एट प्रेजेंट। तो जब आप इसको सून के रेफरेंस में यूज करोगे या फिर एट प्रेजेंट के रेफरेंस में यूज करोगे, तो आपको देखना है इसका यूसेज किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से आपको इसका यूसेज करना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ए फ्यूचर टेंस। हम जो है हम जो है फ्यूचर टेंस का रेफरेंस कई दूसरे टेंस की मदद से भी ले सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है फ्यूचर एक्शन को दिखा सकता है। कब दिखा सकता है? अगर ऐसा कोई एक्शन जो है फ्यूचर में डेफिनेट है, होना तय है, अरेंज्ड है, हो ही सकता है, तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हो। जैसे दे आर कमिंग टुमारो, इट इज सर्टेन दैट दे विल कम टुमारो। अगर वो आएंगे ही कल, अगर स्पीकर और लिसनर को पता है कि कल वो आने वाले हैं, जो भी हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो दे आर कमिंग टुमारो एंड इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज सर्टेन टू हैपन, तो आप उस केस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से भी फ्यूचर टेंस को आप यहाँ पे शो कर सकते हो। शी इज मैरिंग सून, तो इट इज सर्टेन उसकी शादी होने वाली है। तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हो? उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हो। किस लिए? टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एक्शन। उसके साथ देखते हैं फ्यूचर एक्शन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर एक्शन एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे शी अराइव्स फ्रॉम द यूएस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है? फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको पता है कि वो शी अराइव्स फ्रॉम द यूएस नेक्स्ट मंथ आने वाली है, तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से भी लिख सकते हो। तो इसका इंप्लाइड मीनिंग पता है क्या होगा? विल अराइव। जैसे एक एग्जांपल में से मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करते होंगे, तो जब भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्सेज की, तो वो क्या लिखते हैं? द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम, उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे, मंडे हो सकता है, स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, स्टार्ट्स फ्रॉम वट एवर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे ऑन 18th ऑफ अगस्त। अगर इस हिसाब से है तो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज की है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस क्या है? फ्यूचर का, मंडे। लेकिन हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज किया है, टेंस यूज किया है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको एक्सप्रेस कर रहा है? फ्यूचर एक्शंस को। ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि बाउंड टू हैपन है, फ्यूचर में हो सकते हैं, जो पहले से ही क्या है? शेड्यूल्ड हैं। सर्टेन एक्शंस विच आर शेड्यूल्ड इन फ्यूचर, तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख सकते हैं। और डेफिनेट एक्शन जो हैं, ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होने तय हैं, उनको भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर लखनऊ टुमारो। प्राइम मिनिस्टर जो है लखनऊ के लिए निकलेंगे, तो ये क्या है? शेड्यूल्ड है। ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर के अंदर शेड्यूल्ड है, उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख सकते हो। टू एक्सप्रेस व्हाट? टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी शेड्यूल्ड है। शी अराइव्स फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ, दिस इज ऑल्सो शेड्यूल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। दे डैश, उसके अंदर एक वर्ब फिल करनी है, बाय अ न्यू हाउस सून। अब आपको बाय के साथ, या फिर आप बाय भी लिख सकते हो, दे बाय अ न्यू हाउस सून। क्या आप इसमें सिंपल अगर बाय लिखोगे, क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एडवर्ब है सून, फ्यूचर का रेफरेंस दे रही है। जब ये रेफरेंस फ्यूचर का दे रही है, तो आपको इसके अंदर वर्ब भी जो है वो यूज करनी पड़ेगी। ओके, दे विल बाय अ न्यू हाउस सून। लेकिन जब इसमें सून लिखा है तो इंडेफिनिट है,
ये नहीं पता कब होगा। सून इटसेल्फ सेज कि इन फ्यूचर होगा, बट यू आर नॉट श्योर कि कब होने वाला है। उस केस में तो आपको पता था द प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर लखनऊ टुमारो और वट एवर नेक्स्ट वीक, तो उसमें हमें पता था कि वो कब काम होने वाला है। शी विल अराइव फ्रॉम द यूएस नेक्स्ट मंडे, तो उसमें पता था हमें। तो इस केस में सून जो है ये एडवर्ब, इसमें हमें श्योरिटी नहीं है कब होगा। तो अगर श्योरिटी नहीं है तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखोगे, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखोगे, तो विल बाय, दे विल बाय अ न्यू हाउस सून, दे विल बाय अ न्यू हाउस सून। तो इसमें आप समझ गए होगे कब आपको विल यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश द कंटेंट ऑफ द अग्रीमेंट बाय टुमारो। अब आपको इसके अंदर विल रीड फील करना है या फिर रीड फील करना है। अगर मैं इसके अंदर रीड फील करूं, सपोज आई रीड द कंटेंट्स ऑफ द अग्रीमेंट बाय टुमारो, अगर मैं इसके अंदर रीड फील करूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय टुमारो क्या है, फ्यूचर का रेफरेंस। जब ये फ्यूचर का रेफरेंस है तो फ्यूचर टेंस दिखना चाहिए। फ्यूचर टेंस दिख रहा है आई रीड से, नहीं दिख रहा। तो आई रीड द कंटेंट ऑफ द अग्रीमेंट बाय टुमारो, आपको यहाँ पे विल रीड यूज करना पड़ेगा। विल रीड यूज करने के पीछे रीजन ये है कि आप जो है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को जो है कल तक जो है आप उसको क्या कर लोगे, रीड कर लोगे। तो इसमें फ्यूचर का रेफरेंस आपको देना है और सिंपल फ्यूचर टेंस लिखना है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, विल रीड। सो आई विल रीड द कंटेंट ऑफ द अग्रीमेंट बाय टुमारो, दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसे टेंस जो कि प्रोग्रेसिव एक्शंस के अंदर होंगे इन फ्यूचर। तो इस केस में देखिए, द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद द पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में, ऐसे मतलब फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर टेंस जो है, कोई एक्शन जो है, अगर आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म में मिलेगा, प्रोग्रेसिव स्टेट में मिलेगा, मतलब एक्टिव या फिर कॉन्टिन्यूस स्टेट में मिलेगा, तब आपको कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर होम। तो वो जो है आपके लिए वेट कर रही होगी व्हेन, व्हेन क्या है, कंजंक्शन ऑफ अ टाइम। आई रीच्ड हर होम, जब आप उस आई रीच्ड हर होम, जब आप उसके घर पहुंच रहे होगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये एक्शन क्या होगा, वेटिंग वाला एक्टिव मिलेगा। टेम्परेरी एक्शन है, और हम किसी टेम्परेरी एक्शन को किस में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। हमेशा याद रखना, एनी टेम्परेरी एक्शन नीड टू बी रिटन इन कॉन्टिन्यूस टेंस। तो व्हेन के साथ जो क्लोज लिखी है, आई रीच्ड हर होम, जब आप उसके घर जाओगे, इस मोमेंट पे जब आप उसके घर पहुंचोगे, एक एक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस स्टेट के अंदर होगा। आपका उसके घर पहुंचने वाला तो एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो एक्शन है कि वो वेट कर रही थी, उस टाइम तक वो वेट कर रही थी जब आप उसके घर तक पहुंच गए, स्टिल शी इज वेटिंग। तो शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर होम। नेक्स्ट इज प्रोबेबली आई विल बी इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल। तो इट विल बी रेनिंग, उस समय बारिश हो रही होगी। उसके बाद क्या लिखा आपने, व्हेन कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन ऑफ अ टाइम है। उसके बाद आपने टाइम लिखा, यू रीच भोपाल, जब आप भोपाल पहुंचोगे उस टाइम पे क्या होगी, शायद प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग। तो ये जो एक्शन होगा उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर होगा, इसीलिए इसको क्या लिखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और देखते हैं, राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सपोज आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सपोज आज 8 बजे हैं शाम के, तो हम कह रहे हैं कि अगले दिन राहुल जो है इसी टाइम जो है टेलीविजन दिखता मिलेगा हमें। राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ, ओके, इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन फ्यूचर, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। सो राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ, राइट। तो यहां तक हमारा हो गया, चीजें आपके समझ में आ रही होंगी छोटी छोटी। अब हम देखते हैं कि कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को भी हम किसके अंदर लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। ध्यान से सुनो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखो, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। मैंने उल्टा बोल दिया, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, या फिर कोई फ्यूचर की डेफिनेट अरेंजमेंट है, उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और उस डेफिनेट अरेंजमेंट को हमें अगर एक्सप्रेस करना हो, तो हम जो है उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे,
यहाँ पे आप देखिए टुडे क्या है, प्रेजेंट का टाइम है। टुडे क्या है, प्रेजेंट, करंट, मतलब आज का ही दिन है। लेकिन आपने इसमें पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे टेंस फ्यूचर का यूज किया है, ही बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे। इसीलिए कह रहा है कि दिस टेंस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन, दिस टेंस मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन, कैन आल्सो एक्सप्रेस द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी क्या करता है, शो करता है, और डेफिनेट अरेंजमेंट को भी, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को भी शो करता है अगर हम उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखें। समझ गए? तो ही विल बी गोइंग, इट इज सिमिलर टू ही विल गो टू पुणे बाय कार टुडे। इसका सेम ही मीनिंग है, इसका जो है सेम मीनिंग है। ही विल गो टू पुणे बाय कार टुडे। शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, तो इसका यही मतलब है, शी विल अराइव टुमारो टू मीट हर हस्बैंड। एक ही बात है इसकी भी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई एक्शन अगर आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर कंप्लीशन आपको दिखाना है, तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो। तो इसमें थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन को देख लो। व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट इन द फ्यूचर। ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला ही कंसेप्ट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर कोई ऐसा एक्शन जो है सक्सीडिंग एक्शन, मतलब सॉरी प्रीसीडिंग एक्शन है, प्रीसीडिंग एक्शन के बाद कोई सक्सीडिंग एक्शन है, अगर हमें लगता है कि जो प्रीसीडिंग एक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा टिल द टाइम उसके बाद होने वाला कोई एक्शन जो शुरू हो रहा है उससे होने से पहले, तो यही केस है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन इन फ्यूचर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर प्रीसीडिंग एक्शन मेंशन है या नहीं मेंशन है? आपके सामने यही एडवर्ब होंगी जो आपकी उस टाइम पे एडवर्ब थी जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को देख रहे थे। एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल, बिफोर, बाय द टाइम एंड आफ्टर। जैसे शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड व्हेन आई रीच्ड होम, आई रीच होम। तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कौन सा टेंस यूज हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे पता लगा? विल से तो फ्यूचर टेंस मुझे पता लग गया। परफेक्ट कैसे है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या हो गया? फ्यूचर, विल दिखाएगा फ्यूचर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये हो गया मेरा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। ओके, हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी एडवर्ब है, प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ प्रिपेयर्ड यूज हुआ है तो इससे परफेक्ट टेंस बन गया। अब इसके साथ व्हेन जो है कंजंक्शन ऑफ अ टाइम है, उसके बाद मैंने जो एक क्लोज लिखी है आई रीच होम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब तुम घर पहुंचोगे उस टाइम पे ऑलरेडी जो है खाना बन चुका होगा। फ्यूचर का कोई ऐसा रेफरेंस अगर आपको लगता है कि जब तुम घर पहुंचे होगे, ये एक एक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि मेरे घर पहुंचने तक का जो एक्शन है उससे पहले एक एक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, किसका? खाना बनने का। तो इसमें ये कह रहा है। सेकंड देखते हैं, आई थिंक द न्यूज़ विल नॉट हैव बीन पब्लिश सो फार। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। फ्यूचर का कोई ऐसा आप रेफरेंस देना चाहते हो, सपोज आप कोई एडिटर हो या फिर न्यूज़ जो है पब्लिश होनी रहती है या फिर कुछ उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो, आप वो एडिट करवाना चाहते हो। तो आप जो है किसी और से बात करोगे और वो बोलेंगे शायद अखबार छप गया, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और उसको हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई थिंक द न्यूज़ विल नॉट हैव बीन पब्लिश सो फार। तो आप उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। तो ये नेगेटिव कंप्लीशन के लिए भी यूज होता है और पॉजिटिव कंप्लीशन के लिए भी यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइम एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा टाइम एक्सप्रेशन लिखा हो, सिंस हिज बर्थ एंड फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, तो इसमें ध्यान से देखो, टाइम एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम प्लस ड्यूरेशन। जिस भी टाइम एक्सप्रेशन मतलब जिस भी टाइम के अंदर ड्यूरेशन भी और पॉइंट भी हो तो उसको हम टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस केस में देखिए, पहले केस के अंदर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, इसके अंदर हमें ये तो पता है कि 2 years इज द ड्यूरेशन, नेक्स्ट मंथ एक पॉइंट हो गया, तो ये टाइम एक्सप्रेशन हो गया। ये कह रहा है कि ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसको लगभग 2 साल हो जाएंगे। अगले महीना इज अ पॉइंट, 2 years इज अ ड्यूरेशन, तो ये मिलके क्या बन गया? टाइम एक्सप्रेशन। तो अगर आपको सेंटेंस के अंदर कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया जाता है
और टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपको टेंस जो है फ्यूचर का रेफर करना होता है, तो वो टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। बस इतना समझ लो। विद सम टाइम एक्सप्रेशन इफ यू नीड टू राइट एन फ्यूचर टेंस दैट टेंस वुड बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दूसरे केस के अंदर देखिए, सिंस हिज बर्थ, उसके बर्थ से अभी तक। तो सिंस क्या है, एक प्रपोजिशन है जिसके बाद कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम है उसके बर्थ का, उसके बर्थ से अभी तक। उसके बर्थ से अभी तक क्या है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन है। तो पॉइंट भी हो गया उसका बर्थ, मतलब सपोज वो 1995 के अंदर उस पैदा हुआ था, दिस इज द पॉइंट। और 1995 से 2024 हो गया है, तो 1995 से 2024 तक का एक ड्यूरेशन भी है। तो इसके अंदर बर्थ का टाइम भी है, पॉइंट भी है 1995, और ड्यूरेशन भी है लगभग 30 साल का। ठीक है, लगभग 29 से 30 साल का उसके अंदर क्या है, ड्यूरेशन भी है। तो ये कह रहा है ही विल हैव सफर्ड अ लॉट बाय नाउ सिंस हिज बर्थ। उसके बर्थ से और अभी तक उसने बहुत सारा सफर किया, झेला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। ओके, ही विल हैव सफर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल है, ही विल वेट फॉर यू अंटिल यू डैश, और उसके अंदर आपको फिल करना है रीच। ही के साथ विल वेट, विल मतलब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और फ्यूचर टेंस दिखाता है। वेट जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल यूज हुआ है। ही विल वेट फॉर यू अंटिल यू डैश, अंटिल यू डैश। तो यहाँ पे रीच आपको फिल करना है। तो रीच कैसे फिल करोगे इसके अंदर, बताओ। आपको अंटिल यू रीच यूज करना पड़ेगा। वो जब तक वेट करेगा जब तक तुम वहां से वहां तक पहुंचते नहीं हो, लेकिन जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तो आपकी वेट करना जो है बंद हो जाएगा। सो यू विल वेट फॉर यू अंटिल यू रीच। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है अभी तक हमने किसके अंदर देखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट के अंदर भी देख लिया, फ्यूचर के अंदर भी देख लिया, प्रेजेंट के अंदर भी देख लिया। तो जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ध्यान से देखो। तो पहले केस के अंदर देखते हैं, डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट। हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा एक पास्ट का एलिमेंट आपको हमेशा मिलेगा। तो परफेक्ट टेंस ये कहता है कि परफेक्ट टेंस के अंदर दो चीजें होती है, एक तो एक एक्शन जो है पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होके प्रेजेंट तक आ रहा है। तो जितना वो एक्शन प्रेजेंट तक आ रहा है और जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें कंप्लीशन दिखाना है, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जिस भी समय के लिए आपको कंप्लीशन दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो। तो इसमें लिखा है it denotes an action, perfect continuous tense denotes an action continuing from the past into the present and it implies the duration of an action। पास्ट से प्रेजेंट तक का ये हमें हमेशा एक ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दिखाएगा, लेकिन हमारे पास एक टाइम एक्सप्रेशन होना जरूरी है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, तभी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर पाएंगे। ध्यान से सुनो, हमने परफेक्ट टेंस तो देख लिया किसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं देख पाए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करेंगे, जब उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन जुड़ा होगा। और टाइम एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा और उसके साथ क्या लिखा होगा, ड्यूरेशन। कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके साथ क्या लिखा होगा, ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग शोज ड्यूरेशन, होल शोज ड्यूरेशन, ऑल शोज ड्यूरेशन, थ्रू आउट शोज ड्यूरेशन, ऑल अलोंग शोज ड्यूरेशन। तो ये सारी चीजें जो है ड्यूरेशन दिखाती है। तो फिर ये क्या दिखाएगा, टाइम एक्सप्रेशन। तो हम कहना चाहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, अगर उसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन लिखा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सॉरी, अगर परफेक्ट टेंस पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, अगर उसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। ये ध्यान से समझ लो। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये कहना चाहते हैं अगर परफेक्ट टेंस के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अगर उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन जुड़ा है तो वो परफेक्ट टेंस के साथ हमें कॉन्टिन्यूस टेंस भी जोड़ना पड़ेगा। बस ये कहना चाहता है ये। अब हम देख लेते हैं कि फोर प्रेपोजिशन और सिंस प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या है। फोर प्रेपोजिशन किसके लिए यूज होती है, ड्यूरेशन के लिए यूज होती है। ओके, किसी पीरियड के लिए यूज होती है, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। अगर पास्ट से कोई एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट की तरफ जा रहा है तो हम फोर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सिंस प्रेपोजिशन जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होती है। ओके, कोई इवेंट जो है पास्ट का उसको दिखाने के लिए। बस इतना डिफरेंस है सिंस और पास्ट के अंदर। अब हम देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन।
टाइम एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड बोथ विद कॉन्टिन्यूस एंड इंडेफिनिट टेंस एज फॉलोज। जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, जो मैंने आपको बोला है कि पॉइंट ऑफ टाइम प्लस ड्यूरेशन, उसको हम टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट टेंस दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन डालें तो वो क्या बनेगा? हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी भी टाइम का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन डालोगे तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। और अगर वो उसका टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा, अगर पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट, अगर फ्यूचर का तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? सेकंड इज, अगर किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज करोगे तो वहां पे परफेक्ट टेंस तो बनेगा, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है, पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, फ्यूचर भी बन सकता है। तो इनडेफिनिट टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन यूज करोगे और एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे आप परफेक्ट टेंस यूज करोगे। लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ अगर आप टाइमिंग एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आप क्या करोगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करोगे। उसके अंदर एक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा, उसके अंदर एक्शन पार्शियल कंप्लीट होगा। कुछ एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ एक्शन जो है अनकंप्लीट होगा। सो देयर वुड बी अ पार्शियल कंप्लीशन और देयर वुड बी अ इम्पार्शियल कंप्लीशन इन दैट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा टाइम एक्सप्रेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ एग्जांपल से देखते हैं। शी गोज टू द टेम्पल एवरी मंडे। मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। शी विजिटेड हर अंकल येस्टरडे, येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने क्या किया है? विजिटेड हर। और पॉइंट ऑफ टाइम कैसा है? पास्ट का है। मंडे कैसा है? एक हैबिट दिखा रहा है, शी गोज टू द टेम्पल एवरी डे, तो इट्स अ हैबिचुअल एक्शन, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा है। मैंने शुरुआत में ही बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन हो। शी गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, एवरी इज एन एडवर्ब जो कि दिखाता है उसकी हैबिट, इसलिए मैंने इसको लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन येस्टरडे किसका टाइम है? पास्ट का, तो पास्ट का टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज कंप्लीटेड 2 लेटर्स सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट क्या है? सिंस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट नाइट क्या है? ड्यूरेशन, मतलब पिछली रात से अभी तक उसने क्या किया है? शी हैज कंप्लीटेड 2 लेटर्स, उसने 2 लेटर्स को कंप्लीट कर दिया। ये टाइम एक्सप्रेशन है इसके साथ, ओके। टाइम एक्सप्रेशन कैसे? पिछली रात से अभी तक। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अब यहाँ इसके साथ आप देखोगे फॉर 2 days, इसके अंदर एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर एक्शन जो है अभी भी एक्टिव है, लेकिन इसके अंदर पार्शियल कंप्लीशन है क्योंकि हैज प्लस बीन ये क्या है? परफेक्ट टेंस, और बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दिस शोज दिस एक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है? 2 दिन का। 2 दिन से वो फीवर से क्या हो रहा है? सफर कर रहा है, जूझ रहा है, लेकिन अभी तक वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है, स्टिल जो है फीवर से अभी भी अफेक्टेड है, तो एक्शन अभी कितना चलेगा? वी डोंट नो। नेक्स्ट इज, शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे येस्टरडे। पॉइंट ऑफ टाइम येस्टरडे है, पास्ट का है, इसलिए हमने हैड यूज किया है। लेकिन अगर इसके साथ देखे होल डे येस्टरडे, होल दिखाएगा हमें क्या? एक एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखो इसमें, पूरा दिन, पूरा दिन क्या होगा? वो चेस खेल रही थी, शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे। अब इसमें ध्यान से सुनो, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस क्यों बना है? कॉन्टिन्यूस पता है किस लिए बना है? कि अभी तक वो एक्शन जो है इनकम्प्लीट है। पास्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्शन जो कॉन्टिन्यूस टेंस में अभी आपने लिखा है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो उस टाइम एक्सप्रेशन जब भी आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे? उसके अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओगे, इररिस्पेक्टिव पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसके अंदर मुझे मिल गया था होल डे येस्टरडे। होल डे येस्टरडे से मतलब है कि कल का दिन उसने क्या किया है? पूरा चेस खेला है, पूरा येस्टरडे। तो पूरा का पूरा जो दिन था 24 घंटे का, वट एवर 12 13 14 15 घंटे जो दिन का टाइम होता है खेलने का, तो उसने चेस खेला। तो एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट की टाइम नहीं बात कर रहे। तो इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है, इसीलिए हमने इसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखा है। क्योंकि ये पॉइंट येस्टरडे पास्ट का था, इसीलिए हमने इसको पास्ट में लिखा है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने इसको बनाया है। शायद आपके समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, पीवाईक्यू देख लेते हैं। 2 पीवाईक्यू है। एट लास्ट यू आर हेयर, यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, ध्यान से देख लो। एट लास्ट यू आर हेयर, आई डैश, आपको एक वर्ब दी गई है लुक, वो फिल करनी है। आई डैश फॉर यू फॉर ओवर 20 मिनट्स, ध्यान से देखो। एट लास्ट यू आर हेयर, ये क्या है? रिजल्ट, आखिरकार तुम यहाँ पे हो, ये रिजल्ट है।
लेकिन आई डैश लुक फॉर यू फॉर ओवर 20 मिनट्स, 4 के साथ एक टाइम एक्सप्रेशन लिखा है ओवर 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा, तो ये टाइम एक्सप्रेशन है। अगर ये टाइम एक्सप्रेशन आपने लिखा है तो आपको उस टेंस को किसके अंदर बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, उस टेंस को किसके अंदर बनाओगे, उस टेंस को आप कॉन्टिन्यूस, उस टेंस को आप परफेक्ट के अंदर बनाओगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बनाओगे, अब ये आपको देखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, क्योंकि ये जो एक्शन है इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइम तो मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ पे जनरली क्या कीजिए, इसको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप इसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना सकते हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ओवर 20 मिनट्स, तुम कहाँ थे, एट लास्ट यू आर हेयर, ओके, एट लास्ट यू आर हेयर, ये आर है या वर है, यू आर हेयर, ओके, सो इट इज आर, ये आर है तो मुझे पता लग गया, मुझे रेफरेंस मिल गया कि प्रेजेंट का है, अगर प्रेजेंट का रेफरेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ओवर 20 मिनट्स। तो ये एक क्या था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश हर सिंस मॉर्निंग, और इसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना है, आई डैश हर सिंस मॉर्निंग, हैव बीन रिंगिंग प्लस रिंगिंग, या तो आप इसके अंदर खाली रिंगिंग लिखो, आई रिंगिंग हर सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैव बीन रिंगिंग। अब इसमें अगर आपने रिंगिंग लिख दिया, आई रिंगिंग हर सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग क्या है ड्यूरेशन होगी, मॉर्निंग से अभी तक क्या कर रहे हो तुम, उसको रिंग कर रहे हो, बार बार कॉल किए जा रहे हो, तो वो जो एक्शन है उसके अंदर क्या है, एक ड्यूरेशन है, तो उसके अंदर ड्यूरेशन है तो इसका मतलब ये टाइम एक्सप्रेशन है। अगर ये टाइम एक्सप्रेशन है और किसी एक्शन की टाइम एक्सप्रेशन जब आप मेंशन करते हो तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखोगे, और कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से टेंस का होगा, जैसे ही आपने लिखा आई डैश हर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अभी तक कोई एक्शन पास्ट से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग इज अ पास्ट, पास्ट, ठीक है, सॉरी, मॉर्निंग इज अ पास्ट, पास्ट पॉइंट, अगर वो पास्ट पॉइंट है तो एक्शन जो है कैरी फॉरवर्ड करके कहाँ आएगा, प्रेजेंट के अंदर आएगा, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखोगे, आई हैव बीन रिंगिंग हर सिंस मॉर्निंग, तो आंसर आएगा आपका हैव बीन रिंगिंग। ओके, तो इसके अंदर इतना ही था। एक अनाउंसमेंट है कि ग्रामर 4.0 कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस हैव बीन कंडक्टेड, सो यू विल गेट वीडियो ऑन डिमांड कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर कांस्टेंट सपोर्ट रहेगा, देयर वुड बी वीकली क्लासेस, डाउट क्लासेस, देयर वुड बी वन ऑन वन डिस्कशन, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आई कैन अरेंज अ मीटिंग जहाँ पे आप अपने डाउट्स को जो है पूछ सकते हो। इस कोर्स का बेसिक फ़ायदा क्या है कि यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सीएपीएफ के जो कोर्स हैं लगभग ग्रामर के, वहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। आई बिन टीचिंग ग्रामर फॉर लास्ट 3 to 4 years फॉर सीएपीएफ, तो आई नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन जो है फॉर्म करता है, तो ये जो आपके लिए क्या करेगा, टाइम सेव करने का काम करेगा। और अगर आपने इसके अंदर टाइम बचा लिया इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो टाइम बचा हुआ पेपर 1 या फिर कोई और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं पेपर 2 के, उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रामर 4.0 प्लस, ये मैं ही हूँ इसके अंदर, थोड़ा मोटा आपको दिख रहा हूँ लेकिन इट इज़ मी ओनली, राइट। सो इसके अंदर विल डू वॉइसेस, नरेशन, कंडीशनल्स, कंजंक्शंस, active to passive conversion, question tag, fill in the blanks, etc, etc, a lot of things we will deal it, okay, so this is all, thank you guys.